हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी आपका एक बहुत ही मेजर सेक्शन आता है पेपर में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, सीडीएस हो, या फिर आपका एफकैट हो, एनडीए हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। उसमें आप अगर एनालाइज करोगे क्वेश्चंस तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के आते हैं। यूपीएससी में आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी मेजर सेक्शन जो है आपका वो आता है इंडियन पॉलिटी का। तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया का संविधान, भारत का संविधान, अभी रिसेंटली नाम भी चेंज किया हमने। तो भारत के संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज जो हमारा संविधान है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में बन गया, उसका कुछ हिस्ट्री रही होगी, उसका कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। तो वो सारी चीजें जो है हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो थोड़ा सा बेस बनाने के लिए थोड़ी आपको इसका बैकग्राउंड की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। अभी जो ये 1950 में बना है ना, तो अभी इसका जो ये बना है, इसके रिजल्ट्स ये किस तरह पे हम पे इम्पैक्ट किया है, क्योंकि 1/6 ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की जो इंडिया में रहती है। बहुत एक मेजर पार्ट है पूरे वर्ल्ड का। और हम किस तरह से गवर्न किए जा रहे हैं, हम किस तरह से एक्ट करते हैं, हमारे किस तरह से रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं, इतनी मेजर इकोनॉमी है, किस तरह से कंट्री काम करती है, तो ये सारी चीज़ें बनी हैं। और ये सारी चीज़ें काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो अभी तो इसको थोड़ा ही टाइम हुआ है, अभी आप इसको 100-150 साल बाद भी हम देखेंगे कि ये चीज़ क्या बनी थी जो 1950 में बनकर आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो स्टार्ट हुआ था ये 1600 में। 1631 दिसंबर 1600 में क्या हुआ, एक कंपनी बनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बनी एक रॉयल चार्टर से। ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर बना दिया उस टाइम पे। जैसे आजकल लॉज बनते हैं, कंपनी लॉज होते हैं, कंपनी एक्ट्स होते हैं, वैसे उस टाइम पे फरमान होते थे, चार्टर्स होते थे। वैसे जो है इस कंपनी का चार्टर निकला, द रॉयल चार्टर, ठीक है। ये द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका निर्माण किया गया। इससे इससे क्या मिला इसको? लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी थी कंपनी को। अच्छा, कंपनी स्टार्ट होती है तो मतलब 2-4 लोग मिलते हैं, एक साथ में कुछ ग्रुप बनाते हैं, फिर कुछ रूल्स होते हैं हमारे, है ना। इस तरह से हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन उसको हो गया। उस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव रूल्स दे दिए कंपनी को, कि वो लेजिस्लेटिव रूल्स और मोनोपोली दे दी कि आप अफ्रीका के साइड वाली जो इंडियन ओशन है, ईस्ट इंडिया वाली जो भी ओशन है, उसकी कंट्रीज में आप जो है, आपको मोनोपोली है, आपकी ही कंपनी वहां पे ट्रेड करेगी। तो ये सब चीजें उन्होंने चार्टर में दी, ठीक है। जब ये कंपनी बनी तो कंपनी बनी 24, कुछ इसमें डायरेक्टर्स थे, जैसे आज के टाइम पे सीए होता है कंपनी का, और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही उसी टाइम पे एक गवर्नर था और 24 उसके डायरेक्टर्स थे। इन लोगों ने एक कंपनी बनाई और टोटल कंपनी में लोग थे 216 के आसपास, ठीक है। आप खुद सोचो, उस टाइम पे कंपनी बनाना, 1600 के टाइम पे कंपनी बनाना, एक कौन लोग बना सकते थे जो कि बहुत ही रिच क्लास होगी, नाइट से, जो मिलिट्री वाले लोग थे, जिनके पास बहुत पैसा था, एल्डरमैन बोलते थे, एक अलग क्लास वहां पे, जिनके पास बहुत रिच क्लास ऑफ पीपल, जिन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई। और उस टाइम पे कंपनीज क्योंकि काफी दूर दूर जाती थी, तो कंपनीज अपनी कुछ आर्मीज भी रखती थी। तो वो लोग ट्रेड करने आए, यहाँ पे ट्रेड करते थे वो किस पे? सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, मसाले, मसाले का ट्रेड करते थे इंडिया से, कॉटन, डाई, और एक मेजर जो था टी। टी पे मैंने इसलिए सर्कल कर दिया क्योंकि इसकी मोनोपोली कंपनी को लास्ट तक मिली थी,
आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे चीजें हुई। तो इन सब कमोडिटीज का जो है ट्रेड होता था। कंपनी जो भी इंडिया से सामान लेके और अपनी कंट्री में बेचने के लिए उन्होंने कंपनी फॉर्म की। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी को इंडिया पहुंचते पहुंचते, अभी तो 1600 में तो बनी थी, अभी 8 साल तक वो जो है इंडिया पहुंची। तो पहली बार वो 1608 में इंडिया पहुंची और उन्होंने रिक्वेस्ट किया फरमान के लिए कि कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दे दो इंडिया में। उन्होंने कंपनी सेटअप करनी थी, अपनी फैक्ट्री लगानी थी और ट्रेड करना था। तो उनको उस टाइम पे अपने जो है उनको राइट्स नहीं मिले। पहले 1608 में जैसे हुआ है तब तक नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी काफी कंपनीज आ भी चुकी थी। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1498 में सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, तो डच पीपल आए थे। तो काफी लोग थे, काफी कंट्रीज ऑलरेडी थी जो इंडिया में काम कर रही थी, और ये थोड़ी लेट आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतनी लेट आई थी, लेकिन कितने साल इन्होंने इंडिया पे रूल किया। ऑलमोस्ट 190 ईयर्स, 200 साल कहते हैं इंडिया पे जो इन्होंने रूल किया। तो पहली जो है सूरत में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन सूरत में उनको फरमान मिला नहीं था। तो पहली जो इन्होंने बनाई थी फैक्ट्री, वो बनाई थी इन्होंने मसूलीपट्टनम में, जो कि था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पर ये टेम्पररी थी, ये परमानेंट नहीं थी। परमानेंट फैक्ट्री जो इनकी पहली बनी, ये बनी इनकी सूरत में। और ये कब बनी? ये बनी है इनकी अराउंड 1614 के अराउंड या 15 के अराउंड। ऐसा हुआ था कि 1612 में एक बहुत ही छोटा सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ स्वली, जो कि सूरत के पास में ही है, गुजरात में। तो वहां पे जो है नेवीज का बैटल हुआ था, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का और पोर्टुगीज का। तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और वहां से जो उसमें कुछ इंडियंस ने भी पार्ट लिया था कंपनी के साइड से। तो आप अगर आज के टाइम पे देखोगे तो जो उस टाइम पे रॉयल नेवी थी, नेवी की जो इंडिया की शुरुआत हुई वो हुई थी बैटल ऑफ स्वली से। काफी छोटा सा बैटल था ये, लेकिन अगर आपको वैसे याद रखना हो तो रॉयल नेवी इंडिया की जो शुरुआत हुई कि हाँ नेवी में भी हमारी आर्मी हो सकती है, ये हुई थी स्टार्ट 1612 में। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ये जीत गई बैटल ऑफ स्वली, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो राजा थे जहांगीर, अभी देखो ताजमहल भी नहीं बना है, जिन्होंने ताजमहल बनाया था शाहजहां वो भी नहीं आए, ये जहांगीर के टाइम की बात है। तो जो ये राजा थे इनका ध्यान गया ईस्ट इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे, कि ये कंपनी जीत गई, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो कंपनी सेटअप थी वो थी पोर्टुगीज की, है ना। उसको हराने के बाद एक नई कंपनी आई, तो उनका थोड़ा नजर गई उस कंपनी पे कि हाँ ये कंपनी अच्छी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, हमें ज्यादा, हमारी कंट्री के लिए ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि तब तक तो ये ट्रेड कर रहे थे ना, सामान ले रहे थे ब्रिटिश से, ब्रिटेन से अपना जो है पैसा लेके आ रहे थे, यहाँ से सामान ले रहे थे, रॉ मटेरियल हमें दे रहे थे, और उस तरह से इनका ट्रेड चल रहा था। तो इन्फ्लुएंस जाने लग पड़ा और उनको राइट्स मिल गए कि ठीक है आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दो सूरत में। परमानेंट फैक्ट्री मिली इनको। अब फैक्ट्री ऐसा नहीं है, उस टाइम पे ये इनिशियल फैक्ट्रीज थी, तो ये गोडाउन्स तरह के ही होते थे कि जहाँ पे वो अपना रॉ मटेरियल सेव करते थे और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बना दी। वो तो गोडाउन था, फिर ट्रेडिंग पोस्ट बना दी सूरत में 1619 में, धीरे धीरे मद्रास में, बॉम्बे में और कैलकाटा में। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे शाहजहां का टाइम। इस टाइम पे इन्होंने जो है, जो उनको राइट्स मिल गए थे सूरत में, एक्सक्लूसिव राइट्स की ठीक है इस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी, जो मैंने आपको पहले बैटल बताया था, उस कंपनी के राइट्स शाहजहां ने दे दिए बंगाल साइड में भी। ठीक है, तो थोड़ा ईस्ट की साइड भी आ गए ये लोग, अभी थोड़ा उधर थे। यहाँ पे तो उन्होंने सेटअप कर ही दी थी, इन्होंने यहाँ पे क्योंकि इनको राइट्स दे दिए थे बंगाल को,
कि आप यहाँ पे भी आपको एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि आप ही ट्रेड करोगे यहाँ पे, और कंपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती। तो इस तरह से अब जगह जगह जो है इनकी फैक्ट्रीज सेटअप हो गई थी और इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड में, कि हाँ ये कंपनी अभी ओवर पावर कर रही है बाकी कंपनीज को। देखो अब क्या है, अब धीरे धीरे मुगल एम्पायर थोड़ा वीक पड़ रहा है ना। तो क्या होता है कि थोड़ा इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लग गया है। जब मुगल एम्पायर वीक पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी कंपनी ही है, कंपनी के साथ साथ मुगल एम्पायर भी चल रहा है, ठीक है। वो सब आप मेनली ज्यादा हिस्ट्री में पढ़ोगे, हम इसको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, तो थोड़ा पॉलिटिकल साइड ही इसका हम चलेंगे। अब यहाँ पे इनको मिलते हैं राइट टू ऑटोनोमस टेरिटोरियल एक्विजिशन टू मेक वॉर। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे कंपनी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको थोड़े से और कंपनी को थोड़े थोड़े राइट्स दे रही थी। जैसे 1600 में उन्होंने राइट्स दे दिए थे लेजिस्लेटिव और मोनोपोली के, है ना, कि आपकी कंपनी ट्रेड करेगी और रूल्स भी आप अपने हिसाब से बना लेना, कि कंपनी को जिस तरह से काम करने की जरूरत पड़े, क्योंकि इतना दूर होता था, कम्युनिकेशन चैनल इतना इजी नहीं होता था जितना आज के टाइम पे कम्युनिकेशन इजी है ना। इंटरनेट है, एआई है, ओवर अ कॉल आपकी बहुत सारी चीजें डिस्कस हो जाती है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको लेजिस्लेटिव रूल्स भी दे दिए थे। अब धीरे धीरे उन्होंने टेरिटोरियल रूल्स भी दे दिए। टेरिटोरियल एक्विजिशन मतलब आप जगह एक्वायर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसमें अगर आपको वो जगह एक्वायर करने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ रही है, आपको पीस मेंटेन करना पड़ रहा है, आपको ट्रीटी करनी पड़ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कंपनी की पावर बढ़ा रही है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी तक गवर्नमेंट नहीं आई है, अभी सिर्फ कंपनी का ही रूल चल रहा है, कंपनी का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। फिर अब ये जो आता है हमारा 1757, जैसे मैंने आपको बताया कि मुगल एम्पायर जो है काफी वीक हो रहा था उस टाइम पे। औरंगजेब की डेथ के बाद इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं रहा था, तो पावर का जो है वॉइड हो रहा था। वॉइड मतलब खालीपन, पावर वॉइड हो रही थी। तो पावर को फिल करने के लिए, क्योंकि अभी मान लो अभी लीडर नहीं है जो रूल कर रहा है पूरी कंट्री को, तो उसकी जगह कोई और आने की कोशिश करेगा ही ऑब्वियसली। कोई भी अगर सीट खाली है पावरफुल, तो कोई नए लीडर्स बन के आते हैं, है ना। वैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हुआ तो मराठास ने ट्राई किया, फ्रेंच ने ट्राई किया, लेकिन और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ट्राई किया। तो बचा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्या हुआ था, यहाँ पे इन्होंने बंगाल में जो राइट्स मिले थे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बंगाल को जो राइट्स दिए थे शाहजहां ने 1934 में, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो उस टाइम पे अब क्या हुआ था, कंपनी को देखो 1757 हो गया, 1608 में कंपनी आई थी, ऑलमोस्ट 150 साल आप समझ लो कि कंपनी को हो चुके हैं। अभी वहां पे क्या कर रही थी कंपनी बंगाल में, कि अपने टैक्सेस नहीं दे रही थी। जो कि वहां के नवाब थे शाह आलम वन, उनको टैक्सेस नहीं दे रही थी। और तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ऐसा लगा कि अब तो हमारी पावर कम हो रही है और ये कंपनी है, तो कंपनी को इतना ऐसे कैसे वो एक्ट कर सकते हैं जबकि नवाब वहां पे हैं। तो नवाब ने क्या किया, यहाँ पे फोर्ट विलियम था जो कंपनी अब 150 साल में यहाँ पे काफी अपना इन्फ्लुएंस बना चुकी थी, काफी प्रॉस्पर कर चुकी थी कंपनी, और उन्होंने एक फोर्ट बना दिया था जहाँ पे उनकी पूरी फैक्ट्री थी, पूरे गोडाउन थे, ट्रेडिंग पोस्ट था, सब कुछ था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंडियंस भी काम करते थे, ब्रिटिश लोग भी काम करते थे इस फोर्ट में। इस फोर्ट को नवाब ऑफ बंगाल जो कि थे शाह आलम, इन्होंने जो है शाह आलम टू थे, इन्होंने क्या किया, इसको सीज कर दिया था। और काफी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, काफी लोग मर गए थे। और ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे, इंडियन सोल्जर्स भी थे जो कि ब्रिटिश की कंपनी में काम कर रहे थे। तो कंपनी ने इसको काफी सीरियसली लिया और यहाँ से इस बैटल से कंपनी की राइवलरी स्टार्ट हो गई नवाब के टुवर्ड्स, या एज अ कंट्री के टुवर्ड्स। अभी तक वो उनका काम था कि ठीक है अभी हम ट्रेड ही कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे नवाब ने ऐसा किया कि उनका फोर्ट सीज कर दिया, उनके सोल्जर्स मारे गए, तो उन्होंने क्या किया, बैटल छेड़ दी, वॉर छेड़ दी नवाब के अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और जीतने के लिए उन्होंने करप्शन की,
उन्होंने जो इनके कमांडर थे मीर जाफर, उनको उन्होंने कहा कि आप लड़ाई में पार्ट मत लेना, आप सपोर्ट मत करना। किसको किया उन्होंने, किसको कहा, मीर जाफर को। और हम बदले में आपको, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बदले में इनको हराने के बाद उन्होंने ये नवाब की सीट दे दी मीर जाफर को। थोड़े टाइम मीर जाफर को भी सीट मिली और कुछ टाइम के बाद इन्होंने वो सीट दे दी थी मीर कासिम को। ठीक है, तो पहले शाह आलम थे, फिर मीर कासिम आए, मीर कासिम के मीर जाफर, सॉरी, यहाँ पे उन्होंने मीर जाफर को पैसे खिलाए और कहा कि आप वॉर में पार्ट मत लेना, और अगर आप ऐसा करते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफी इजी से जीत गई, क्योंकि उनकी आर्मी तो थी ही, कंपनीज के पास उस टाइम पे आर्मी तो होती थी। उसके बाद इन्होंने जो है मीर कासिम को, जो इनके ही सन इन लॉ थे मीर जाफर के, इनको सीट दे दी थी। अब ये भी इनकी बात नहीं मान रहे थे, तो फाइनल डिसाइसिव वॉर, जिससे मतलब ये डिसाइड हो गया एक तरह से, अभी तक कंपनी की जो ट्रेडिंग पावर थी, तो इस बैटल के बाद जो है कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर्स भी आ गई। कौन सा बैटल था, वो था 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। ये दो बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी डेट्स भी पूछते हैं और बैटल्स के बारे में भी पूछते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर की जो रिजल्ट था कि वो बैटल होने के बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इस ट्रीटी में जो नवाब होते हैं बंगाल के, उनको मतलब अब कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है उनका, कंपनी उनको कॉम्प्रोमाइज करने को कहती है, क्योंकि कंपनी जीत चुकी थी, अब उनके पास पावर्स थी नहीं। तो जो कॉम्प्रोमाइज करवाने के बाद उनको क्या है, दीवानी राइट्स दे देते हैं। कौन देते हैं दीवानी राइट्स, जो कि वहां पे नवाब होते हैं, जो कि वहां के राजा होते हैं, वो अपने दीवानी राइट्स दे देते हैं। दीवानी किसको दे देते हैं दीवानी राइट्स, वो दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स क्या होता है कि आप जिससे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर फ्रॉम ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखना, जैसे इंडिया का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, तो ये वाला एरिया काफी कवर हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये वाला एरिया जो है काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, काफी बड़ा एम्पायर था ये इंडिया का। 1/6 इसकी इकोनॉमी जो थी इंडिया की, वो इस वाले रीजन पे थी। और ये यहाँ से, अब ये बहुत बड़ी चीज हुई है यहाँ पे। कैसे, अभी तक क्या हो रहा था, जो भी ट्रेड हो रहा था, जैसे जो भी कंपनी रॉ मटेरियल ले रही है इंडिया से, मसाले ले रही है, टी ले रही है, तो वो खरीदने के लिए वो जो पैसा लेके आ रहे थे, वो लेके आ रहे थे लंदन से। लंदन से वो सोना लेके आ रहे हैं और वो सोना दे रहे हैं टी के बदले में, मसाले के बदले में इंडिया के नवाबों को, और फिर वो मसाले जो हैं लंदन में जाके बेच रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इन्होंने, अब इनके हाथ में आ गया ये कि हम ही पैसे कलेक्ट करेंगे। अब क्या, यहाँ से, इस वॉर के बाद से या इस राइट से, इस ट्रीटी से, ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, अच्छा आज के टाइम पे इसको बोलते हैं, अभी 2018 में इसका नाम चेंज हुआ है इलाहाबाद का प्रयागराज। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट नेम इसका प्रयागराज है। तो पुराना नाम, क्योंकि ट्रीटी तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही है। तो इस ट्रीटी से इन्होंने क्या है, दीवानी राइट्स दे दी कि पैसे वो कलेक्ट करेंगे, कौन, कंपनी कलेक्ट करेगी पैसे लोगों से, जो भी टैक्सेस हैं, जो भी स्टेट्स के पॉपुलेशन है,
पब्लिक है, पब्लिक से वो कंपनी ही कलेक्ट करेगी पैसे। मतलब अब जो नवाब का काम था कि वो था कि आप देखो, आप रूल्स बनाओ, आप गवर्नमेंट संभालो, आप ये सब काम देखो, और पैसे का जो है, पैसे जो है हम कलेक्ट करेंगे। तो मतलब ये हमें तो इंडिया के जो रूलर थे, मुगल रूलर थे, उनको तो किसी तरह से कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि वो काम भी करे और लोगों से सुने भी कि काम अच्छा नहीं हुआ, जो भी नहीं हुआ। और जो पैसे लेने, पैसे का सारा काम जो है, ये वाले पैसे लेने के राइट्स आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, जो इंडिया से ही पैसे लिए, उसी पैसे से इन्होंने रॉ मटेरियल लेना, और उस रॉ मटेरियल को लंदन में जाके बेच देना। तो इन इससे तो इनके प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल अमाउंट में इनको गेन होने लग गया, काफी अमीर बनने लग गए ये लोग, काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया कंपनी का। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि कंपनी धीरे धीरे कुछ कुछ, अब जो है ये कंपनी जो है, पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं कंपनी के पास आ गई है, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल मैटर में भी घुस गई है। जो नवाब थे उनसे उनके जो टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट्स थे वो कंपनी ने ले लिए, तो कहीं ना कहीं अब कंपनी पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है, लेजिस्लेटिव उनके पास था ही। तो इस तरह से कंपनी जो है काफी करप्शन करने लग गई, क्योंकि टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट कंपनी के पास था, वहीं से इंडिया से ही वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसी पैसे से इंडिया से सामान ले रहे हैं, और उस सामान को लंदन में जाके बेच रहे हैं। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो स्टार्ट हुआ हमारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। तो इसीलिए इसको जो है काफी मेजर डिसाइसिव बैटल भी बोलते हैं, कि इस बैटल ने डिसाइड कर दिया कि अगले 200 साल इंडिया में कौन रूल करेगा, या कंपनी कैसे रूल करेगी। ये सब चीजें जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पता चली, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि है तो वो कंपनी ही, उस कंपनी को राइट्स और चार्टर तो क्राउन ने ही दिया था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही दिया था 1600 में, है ना। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें कंपनी से इतनी सारी पावर्स हमें कंपनी को नहीं देनी है। आज के टाइम पे आप सोच सकते हो, देखो गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी कंट्री पे राज करने लग जाए, क्योंकि एक लिमिट होती है हर कंपनी की, है ना। उस टाइम पे अब उनको आर्मी रखने की भी परमिशन है, उनको लॉज बनाने की भी परमिशन है, हर चीज की परमिशन है। तो धीरे धीरे क्या है, उन्होंने सोचा कि हमें थोड़ा कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा लाइन पे लाना पड़ेगा, थोड़ा उनको उनको लिमिट पे लाना पड़ेगा, और उसकी जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे खत्म करनी पड़ेगी हमें। तो उन्होंने कुछ कुछ चार्टर एक्ट्स लाए, जो कि स्टार्ट होता है 1773 से, फिर वो जाता है 1784 में, 10-10 साल के बाद लाए, फिर उन्होंने 20-20 साल के गैप में लाए, और इस तरह से कंपनी का रूल चलता है। अब ब्रिटिश ने इंडिया पे दो तरह से रूल किया, एक था कंपनी रूल, और एक था क्राउन रूल। अभी तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी, क्राउन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अभी तक कंपनी ही काम कर रही थी, वो ही ट्रेड कर रही थी, वो ही अपना व्यापार कर रही है, सामान खरीद रही है, बेच रही है, टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, बस उसको रेगुलेट करने के लिए चार्टर एक्ट्स लाए क्राउन में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आप सबको पता है, मतलब सबको पता ही है इस बैटल के बारे में, जो कि था सिपॉय म्यूटनी। कुछ लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो इसके बाद से क्या हो गया कि क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, कि यहाँ पे अब कंपनी ने बहुत करप्शन भी कर दी थी, और इतने बड़े लेवल का लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्राउन को लगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कि अभी हमारी जरूरत है कि हम रूल करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो उनके लिए ऑलरेडी सेटअप हो ही गया था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1860 में, उनके काउंसिल्स एक्ट आते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो यहाँ से 60% जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया गया है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज भी पढ़ेंगे कि हमने कौन कौन सी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सोर्स हमने कहाँ से लिया है।
तो 60% पार्ट जो है हमने इस एक्ट से लिया है, बाकी कुछ कुछ चीजें हमने कुछ कुछ कंट्रीज से ली है, कुछ कुछ पावर्स। और फाइनल एक्ट आता है हमारा 1947 का। ठीक है, तो यहाँ तक था कंपनी का। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्राउन का रूल 1947 तक। ठीक है, ये हैं जो कुछ कंपनी रूल करती है 1773 से 1858 तक। 17 अब देखा कंपनी आई तो थी 1608 में, लेकिन तब से आप सोचो कि 1770 तक ये ट्रेड ही कर रही थी, ट्रेडिंग राइट्स थे, ट्रेडिंग की मोनोपोली थी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको जो दीवानी राइट्स मिले, उसके बाद से जो कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पीरियड में जो कुछ रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स जो लाए थे कंपनी के लिए, वो ये एक्ट्स हैं। और इस टाइम पीरियड पे कंपनी ने रूल किया। और ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे क्राउन का रूल आता है कि गवर्नमेंट आ गई है यहाँ पे। अब डायरेक्ट, अभी तक जो कंपनी के थ्रू जो काम हो रहा था, अब डायरेक्ट कंट्री की गवर्नमेंट के आदमी आएंगे यहाँ पे। तो इन एक्ट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जो ये एक्ट था, इससे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिए, फंक्शंस रिकॉग्नाइज किए। जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग वॉर के बाद इन्होंने पॉलिटिकल पावर्स कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्ट करने की खुद से इन्होंने ले ली थी ट्रीटी के थ्रू कंपनी ने, वो इन्होंने एक्नॉलेज की कि ठीक है, हम जानते हैं कि कंपनी के पास ये पावर्स है। अब जो है यहाँ पे क्या काम है कि गवर्नमेंट का काम ये था कि हमें कंपनी को किसी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर लाना है। वो कंट्रोल करना चाह रहे थे कंपनी को, उसके लिए ये कुछ एक्ट्स हैं। तो पहला एक्ट ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, उनको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है ये आपके पास है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमने पढ़े थे, कंपनी जब काम कर रही थी तो यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, कंपनी ने अपने अपने गवर्नर्स यहाँ पे सेटअप करे हुए थे कि इस एरिया में जो जो दिक्कत होती है ये गवर्नर देखता था कंपनी रूल के टाइम पे। ठीक है, जब ये एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो पहला जो है गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया इन्होंने गवर्नर जनरल, नाम चेंज कर दिया, पोस्ट की थोड़ी सी पावर लगा दी, गवर्नर जनरल लगा दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। इसके साथ इन्होंने इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी दे दी कि 4 लोग गवर्नर को हेल्प करेंगे। अब क्या होता है कि इन दोनों को, इसको हेड बना दिया कि हाँ ठीक है इनकी पावर्स तो है, लेकिन इनको थोड़ी हायर पोजीशन दे दी। ठीक है, साथ ही साथ क्या किया, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन उस टाइम पे हुई थी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है जैसे आज के टाइम पे पूरी कंट्री का है। ये सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने सेटअप किया था, ये किया था इन्होंने कंपनी के लिए कि कंपनी की कुछ दिक्कत होगी तो वहां पे कोर्ट भी इन्होंने सेटअप कर दिया कि ये कोर्ट इनके डिस्प्यूट्स सुलझाएगा। ठीक है, और ये ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो कि आप 1773 के टाइम पे देख रहे हो, आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक अलग से आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल में ओरिजिनल आता है, कौन से आर्टिकल में एपिलेट जुरिस्डिक्शन आता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसका यहाँ से हुआ। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कंपनी को देखना है, कंपनी के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने हैं। धीरे 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 पावर बनती है या आइडिया बनता है कि हाँ कंट्री के लिए भी सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, है ना। और क्या किया इन्होंने कि जो भी रेवेन्यू होता है, जो भी इनको गेन होते हैं कंपनी को, वो इनको रिपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अभी तक ये लोग रिपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि कंपनी थी, अपना कमा रहे हैं वो लोग, अपने जितने भी प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं वापस जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा करप्शन ये कंपनी कर रही थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए
जो ये हैं जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो अब आता है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के 10 साल के बाद। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो कंपनी है, कंपनी अपना और पावर दिखाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट जो है अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही है कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दोहरी सरकार कर दी, जो कि है डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मतलब इन्होंने काम डिवाइड कर दिया। एक तो है कि उनके जो राजनीतिक काम है, राजनीतिक काम में क्या आएंगे कि जो लॉज बनाएंगे, जो भी उनकी पॉलिटिकल चीजें हैं, रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशन होंगे, ये सारी काम देखेगी ये गवर्नमेंट। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो इन्होंने दो बॉडीज बनाई है, उनके नाम है यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल के लिए नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण बोर्ड, जो कि कंट्रोल करेगा चीजों को। जैसे कि आजकल कोई भी कंपनी बनती है, कंपनी अपना बिजनेस करती है, लेकिन उस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आप इतने परसेंट शेयर से ज्यादा जो है गवर्नमेंट को सेल करोगे। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि 50% गवर्नमेंट का पार्ट होता ही है शेयर्स में, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना, ये सब चीजें आप जो बढ़ते हो। तो जो ये कंपनी को कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, जो कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी हैं, उनके टैक्सेस कलेक्ट करने की जो उनसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया था, वो सारी चीजें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने की कोशिश कर रही है। अभी क्या है यहाँ पे ना, ये कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट से इतना परमिशंस नहीं ले रही थी, कंपनी को अपने पास ही बहुत सारे राइट्स मिल चुके थे। धीरे धीरे जो है अब गवर्नमेंट है धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही है, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस चीज का, और कंपनी को बोला कि आप सिर्फ बिजनेस का काम देखो, आप सिर्फ व्यापार की चीजें देखो, आप ट्रेड ही करो, आप मसाले खरीदो बेचो, रॉ मटेरियल खरीदो बेचो, आप वही काम करो। उसके अलावा जो काम है, टैक्सेस कलेक्ट करने का काम है, जो लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, वो धीरे धीरे हम ही लेंगे। ठीक है, तो बॉडीज इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दी, बोर्ड्स बना दिए। और जो कंपनी को है, जो भी उनको मुनाफा होता था, वो सारा उनको बताना था ब्रिटिश को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू वो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि वहां पे डिस्कस होगा कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, वो सारी चीजें। पहली बार यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जो कंपनी की टेरिटरीज हैं, जो भी इंडिया में टेरिटरीज है कंपनी की, जो भी पोजेशन है, जो वहां पे रह रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीजों को इन्होंने ब्रिटिश का टेरिटरी बता दिया कि ये ब्रिटिश के कब्जे में है। अभी इतना इतना बताया, उसको और डिटेल में वो नेक्स्ट वाले जो एक्ट आता है उसमें बताएंगे कि ये वाली टेरिटरी है। अभी तो बोल दिया कि हाँ, इंडिया में जो है ब्रिटिश पोजेशंस हैं, ब्रिटिश के कब्जे हैं, एरियाज हैं ब्रिटिश के, लेकिन अभी कौन से एग्जैक्टली एरियाज हैं, उसको बॉर्डर, उसको टेरिटोरियल तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये वाला एरिया ब्रिटिश के अंडर आता है, वो ये नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ उन्होंने नाम दिया कि ये हमारा पोजीशन है, कि ये हमारे अंडर आता है, ये वाली जगह ब्रिटिश की है। अभी इतना ही हुआ इसमें। अभी नेक्स्ट में जो हम देखते हैं, इसके नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब क्या है, इन्होंने थोड़ी सी कंपनी की पावर थोड़ी और इंक्रीज कर दी। अभी सेंट्रलाइज कर रहे हैं ना, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में जो गवर्नर थे, वो गवर्नर से बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, एक ही जगह पे पावर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अभी बंटी हुई है ना इनकी पावर्स, कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग जगह जगह से काम कर रही है। अब जब गवर्नमेंट आने की कोशिश कर रही है इंडिया में कि गवर्नमेंट रूल करेगी, तो वो एक जगह पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो पहले तो उन्होंने इस पोस्ट को थोड़ा नाम बढ़ा दिया ना, रैंक इसका बड़ा कर दिया, गवर्नर जनरल का नाम दे दिया 1773 में। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने धीरे धीरे पावर्स भी
पोजेशंस बता दिया अपने पिछले एक्ट में इन्होंने कि हमारे जगहें हैं, हमारे जो भी कब्जे हैं ब्रिटिश के। काम डिवाइड कर दिया, बिजनेस का अलग, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि जो नियंत्रण करेंगे, जो कंट्रोल करेंगे चीजों को। ट्रेड आप करोगे लेकिन ट्रेड को कंट्रोल हम करेंगे। ये किसने बोला? ये गवर्नमेंट करेगी कंट्रोल और ट्रेड करेगी कंपनी। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे इन्होंने, लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे मान नहीं रही थी इनकी बातें, कि उन्होंने यहाँ पे काम तो डिवाइड कर दिया था कि कंपनी को बोला कि आप सिर्फ व्यापार वाली चीजें हैंडल करो, आप बिजनेस ही देखो, बाकी सारी चीजें हम देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। लेकिन कंपनी मान नहीं रही थी कि नहीं, हमें और पावर चाहिए। अभी ये कंपनी जो है इतने मुनाफा कमा के जा रही है लंदन में, तो बहुत अमीर होके जा रहे हैं लोग, बहुत पैसे लूट के जा रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस भी कंपनी ही कलेक्ट कर रही है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, तो उनको लग रहा था कि ये कंपनी तो हमारे हाथ से बाहर जा रही है। तो कंपनी को नियंत्रण में करने के लिए और दूसरी कंपनीज को भी मतलब राइट्स देने के लिए वो चाह रहे थे कि अभी दूसरी कंपनीज को भी मौका मिले कि वो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकें और चीजों में। तो पर ये चीज जो है कंपनी मान नहीं रही थी, जैसे वो उनकी पावर्स कम करने लग गए। तो ठीक है, अब उनको ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि हम एकदम से कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है आप 20 साल की और मोनोपोली ले लो। ठीक है, कि मोनोपोली मतलब एक को ही अधिकार होता है, एकाधिकार, कि आपकी ही कंपनी अभी तक वहां पे काम करेगी और कोई कंपनी जो है ब्रिटेन से नहीं आ सकती है वहां पे व्यापार करने के लिए। वो राइट्स इन्होंने जो है व्यापार करने का जो हक है इन्होंने 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या किया, लेकिन कंपनी को इन्होंने कह दिया कि लेकिन सैलरी आप अपने इंडियन रेवेन्यू से ही निकालोगे। जो सैलरी अभी तक आपको गवर्नमेंट दे रही थी कंपनी को, वो सैलरी जो है आप इंडिया के रेवेन्यू से ही निकालोगे, कि मतलब इंडिया से जो पैसा आ रहा है उसी पैसे से आप अपना खर्चा भी निकालो, उसी पैसे से आपने अपने जो सोल्जर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सबको ट्रेड के जो आपने पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, उसी पैसे से आप सब कुछ करोगे, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। अब क्योंकि गवर्नमेंट नहीं देना चाह रही, क्योंकि वो देख रही है ये लोग इतना करप्शन करके आ रहे हैं, इतने पैसे वहां से लूट के आ रहे हैं, तो उसी पैसे से अपना खर्चा निकालो। और इन्होंने बंगाल की पावर्स और बढ़ा दी सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, है ना, कुछ कुछ पावर्स और ऐड कर दी इसमें, कि आप और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की जो है शक्तियां बढ़ा दी, कि और काम भी जो है कार्यपालिका कर सकती है, जो भी हो गए, ट्रेडिंग राइट्स दे दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए राइट्स। ठीक है, फिर क्या होता है, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नेक्स्ट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे क्या होता है, जो पिछले एक्ट में हमने देखा उसमें ये था कि 20 साल के लिए चलो ठीक है आप और ट्रेड कर लो, लेकिन अब 20 साल खत्म हो चुके हैं, 1813 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब आपकी मोनोपोली हो जाएगी खत्म, अब जो है और कंपनीज जिनको अगर आना है वो भी ट्रेड कर सकती है। अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ टी में, चाय में और चाइना के साथ अपना मोनोपोली रख सकते हो। कि इसका क्या मतलब हुआ कि चाय के और चाइना के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया करेगी काम, ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसके अलावा जो भी चीजों में ये ट्रेड करते थे, शुगर, सॉल्ट, चीनी, नमक, इंडिगो, डाई, है ना, ये सारे कलर का, स्पाइसेस, मसाले बेचते थे, तो इन चीजों में और कंपनीज भी आके हमारा आपके इंडिया में ट्रेड कर सकती है। ये बोल दिया किसने? चार्टर के थ्रू गवर्नमेंट ने उनको रेगुलेट कर दिया कंपनी को। ठीक है, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी। अब इन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस और बढ़ाने के लिए मिशनरीज आना भी स्टार्ट हो गई। ये आपका क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं पेपर में कि क्रिश्चियन मिशनरी कौन सी ईयर में आई है या कौन से चार्टर में आई है, तो 1813 के चार्टर में आई है। और सोवरेनिटी ऑफ क्राउन ओवर कंपनी टेरिटरी, यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्राउन है, ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है कंट्री की, जो देश है, लंदन देश है, वो यहाँ पे अपनी सोवरेनिटी बोल रहा है
कि अब कंपनी की तो इन्होंने मोनोपोली खत्म कर दी, है ना, मोनोपोली खत्म कर दी। अब जो है ब्रिटिश क्राउन ही हेड रहेगा और क्रिश्चियन मिशनरीज आएगी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आएगा। इन्होंने एजुकेशन के लिए भी 1 लाख रुपए दिए थे। ये शायद एक बार सीरियस में क्वेश्चन भी आया था कि वेस्टर्न एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ, और प्लस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए, कि थोड़ा इंडियंस को भी इन्वॉल्व करने के लिए धीरे धीरे, कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए ट्रेड में या एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वो थोड़े बहुत क्लैरिकल काम कर लें या थोड़ी बहुत हेल्प कर लें, क्योंकि अब एक एक आदमी तो लंदन से उठ के वो आ नहीं सकता था। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 20-20 साल के गैप के बाद अब ये एक्ट आने लगते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है, ये एक फाइनल स्टेप होता है सेंट्रलाइजेशन का, कि अभी कंपनी ही बिल्कुल जीरो हो जाएगी और जो कंट्री है ब्रिटिश कंट्री, वो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो हमने पीछे पढ़ा था गवर्नर थे दो, पहले तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया पोस्ट चेंज करके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसकी पावर्स बढ़ा दी, मतलब इन दोनों की पावर्स डिक्रीज कर दी और इसकी पावर बढ़ा दी, लेजिस्लेटिव पावर्स, कि ये लॉज बनाएगी। अभी तक जो इनको, अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे इनको वॉर पीस करने की अपने आप में इनको पावर थी, कि ये वॉर भी कर सकते हैं, पीस भी कर सकते हैं, इनको लड़ाई करके भी ये जीत सकते हैं और ट्रीटी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये गवर्नर्स काम कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट में क्या होता है कि अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ, एक तो पोस्ट बढ़ा दी इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। साथ ही साथ अब जो है मेजर सेंट्रलाइजेशन हो गया, कि यहाँ पे ही सारी पावर्स आ गई, रैंक बढ़ा दिया, इनकी पावर्स इनको दे दी, और लेजिस्लेशन की इन दोनों के लिए भी जो है लॉ, लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेशन बनाना मतलब लॉज बनाना, कानून बनाना, कि इन दोनों गवर्नर्स के लिए भी कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले था, वही अब इन दोनों के लिए भी कानून बनाएगा, उसी को पावर्स मिल गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बंगाल इंक्रीज्ड एंड बॉम्बे एंड मद्रास वर डिक्रीज्ड। यही आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्ट से ज्यादा पूछते नहीं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं ना। तो इनकी पावर्स घटा दी। अब मेनली देखना, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या किया था, दोहरी सरकार कर दी थी। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये किसको करेंगे रिपोर्ट, या किसको अपनी चीजें बताएंगे कि हमने इतना मुनाफा किया, इतना लॉस किया, ये रूल बनाया, ये चेंज किया, ये देगा ब्रिटेन में पार्लियामेंट को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, इसके अंडर आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका नाम चेंज कर दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में, और इनके अंडर आते हैं हमारे दो गवर्नर्स, बॉम्बे और मद्रास के। ठीक है, इतना ही था, इसमें ज्यादा नहीं। एक चीज इसमें याद रख सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन मेजर स्टेप था, कि सेंट्रलाइजेशन अभी इसमें हो रही है। फिर आता है, हिंदी वाले अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। एटीन 1833 में काफी चेंजेस हुए। तो और इसमें क्या होता है कि एक लॉर्ड मैकॉले आते हैं। आपने जो पढ़ा होगा इंडियन पीनल कोड, जो अभी तो भारतीय न्याय संहिता उसका नाम हो गया है, इससे पहले इंडियन पीनल कोड था, जिसमें बताया गया था कि इंडिया में जो भी कानून, जो भी क्राइम होते हैं, तो उनको डील करने के लिए कौन से पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी है, ये सारे सेक्शंस जो है इंडियन पीनल कोड 1860 में दिए हुए थे। आप सोच सकते हो कितना पुराना था ये।
इंडियन पीनल कोड, और अभी तक यही चल रहा था। ये अभी कुछ महीने पहले ही चेंज हुआ है, भारतीय न्याय संहिता। उससे पहले तक इंडियन पीनल कोड 1860 से जो चला आ रहा था वही चल रहा था, और वो बनाया था किसने? लॉर्ड मैकॉले ने। तो ये नए मेंबर जो है ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड कर दिए गए थे। पीछे जो हमने पढ़ा था ना कि गवर्नर जनरल का रैंक बना दिया, उनके साथ 4 लोगों की काउंसिल भी दी थी, तो उसमें एक जो मेंबर थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। तो इन्होंने लॉज को बनाना शुरू किया, ये लीगल फील्ड से थे, लॉयर थे ये। लॉज को कोडिफाई करना इन्होंने स्टार्ट किया, और 1860 में इन्होंने जो है हमारा आईपीसी भी बनाया था, इंडियन पीनल कोड भी बनाया था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी इंडियन को इन्होंने रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं किया कि हम इसके बेसिस पे आपको कोई एम्प्लॉयमेंट देंगे या कोई नौकरी देंगे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई धर्म और जाति के आधार पर रोजगार नहीं मिलेगा आपको। तो आज के टाइम पे अगर हम ये पढ़ते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है ये राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट 14, इसका फंडामेंटल राइट 15, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आपकी। तो इसका जो रूट है आप देखना कितना पुराना है, ये 1833 का है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने स्लेवरी खत्म कर दी इंडिया में, कि दास प्रथा जो इंडिया में काफी पुरानी थी, सदियों से चली आ रही थी, कि दास काम करते थे राजा के लिए, दासियां होती थी, जो भी है एक ह्यूमन को, एक ह्यूमन राइट को हम लोग तो समझते ही नहीं थे उस टाइम पे। एज अ स्लेव, एज अ नौकर काम करवाते थे, और जो ये स्लेवरी थी ये इन्होंने खत्म की। बल्कि आप देखोगे यूएसए ने भी जाके 1865 में स्लेवरी अबॉलिश करने का एक्ट लाया था। और यूएसए आजाद कब हुआ था? 1776 में। ऑलमोस्ट मतलब 100 साल ही होने वाले हैं, 90 साल के बाद। तो देख सकते हो कि हमने काफी पहले वैसे इन्होंने स्लेवरी खत्म कर दी इंडिया में। ठीक है, इट एंडेड ऑल एक्टिविटीज एज कमर्शियल बॉडी, मेकिंग इट प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अभी क्या है, इन्होंने और क्या चीज की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो अभी ट्रेडिंग राइट्स लास्ट में कौन कौन से बचे थे? एक तो बचा था उनको टी का, चाय का, और साथ में उनको बचा था कि चाइना के साथ सिर्फ आप करोगे ट्रेड। जो राइट पहले शायद इंडिया के साथ भी था लेकिन वो हटा दिया गया था, और लास्ट में इनको दिया था कि चाइना और चाय में आप जो है आपकी मोनोपोली रहेगी, बाकी चीजों में और कंपनीज भी आ सकती हैं। वो चीज भी इन्होंने अब खत्म कर दी 1833 के एक्ट में। एंडेड ऑल द एक्टिविटीज एज कमर्शियल बॉडी। अब क्या है, आपका सिर्फ कमर्शियल बॉडी का काम खत्म हो चुका है। आप बस क्लरिकल चीजें देखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखोगे, चीजें कैसे संभलती हैं वो चीजें बताओगे। आप जो है व्यापार नहीं करोगे अब कोई भी। आपका हो गया कि ये सामान खरीदना, रॉ मटेरियल बेचना, खरीदना, ये सब खत्म। अभी सिर्फ आप गवर्नमेंट की हेल्प करोगे एडमिनिस्ट्रेशन करने में, काम करने में, कि लॉज कैसे इम्प्लीमेंट करने, ये सारी चीजें करने में, ना कि व्यापार का आपका कोई भी काम नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर एंटायर इंडिया। यही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था यहाँ पे, इन्हीं को सारी पावर्स दे दी पूरे इंडिया की, कि सबके लिए यही लॉज बनाएंगे। ठीक है, इस एक्ट के पीछे वाले जितने भी थे लॉज एक्ट, उनको जो चार्टर एक्ट थे उनको बोला जाएगा लेजिस्लेशंस या लॉज या लेजिस्लेशंस। और इसके बाद, क्योंकि एक्ट थोड़ा एक पावरफुल वर्ड है एज कंपेयर टू लॉज, एज कंपेयर टू लेजिस्लेशन, तो एक्ट को जो है हम इसके बाद के जो भी लॉज आएंगे, एक्ट्स आएंगे, उसको हम एक्ट्स बोलेंगे, और उससे पहले वाले जो भी थे उनको हम लेजिस्लेशंस बोलेंगे। ठीक है, कि क्या है कि इनकी विधायी शक्तियां बढ़ा दी गई। पिछले प्रावधानों को इन्होंने विधान कहा, और इसके बाद जो भी बनाए गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आने के बाद जो बनाए गए वो अधिनियम कहा जाएगा उनको।
ठीक है, उन कानूनों को अधिनियम कहा जाएगा, जो भी कानून इन्होंने इस टाइम के बाद बनाए। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि दिस एक्ट वाज अनसक्सेसफुल इवेंट, जिसमें जो है ओपन कंपटीशन रखने की बात हो रही थी कि इंडियंस को भी अभी इंक्लूड करते हैं अपनी सर्विसेज में। अभी ये सिविल सर्विसेज जो हैं, जो आज के टाइम पे भी आप यूपीएससी देते हो, उन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो रही है। ये भी इन्होंने दो टाइप के रखे थे। इसमें आता था कोविनेटेड, दूसरा था अनकोविनेटेड। कोविनेटेड मतलब हायर लेवल वाले, और ये हो गए क्लेरिकल लेवल वाले। ठीक है, कोविनेटेड में आते थे आपके जैसे आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये हायर लेवल वाले एग्जाम जो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाते। अनकोविनेटेड में आते थे ग्रुप बी वाले, ग्रुप बी वाले, ग्रुप सी वाले, क्लेरिकल काम, है ना। तो इन तरह, ये दो तरह की चीजें। तो इसमें जो है ओपन कंपटीशन कंडक्ट करवाने की बात कर रही थी। अब गवर्नमेंट चाह रही थी कि ठीक है, अब हम इंडियंस को भी इंक्लूड करते हैं थोड़ा, क्योंकि एजुकेशन तो आ ही चुकी थी, वेस्टर्न एजुकेशन तो आ ही चुकी थी 1813 के एक्ट में, मिशनरीज जब आई थी। तो अब ये चाह रहे थे कि ओपन सिविल सर्विसेज में भी ये पार्ट ले इंडियंस, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था इस एक्ट के थ्रू, ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट एक्ट में ऐसा होता है। ठीक है, फिर जो हमारे पास लास्ट एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब हम काफी क्लोज आ गए हैं 1858 की म्यूटनी के पास में, है ना, सिपॉय म्यूटनी जो हुई थी। चार्टर एक्ट 53 के बारे में पढ़ते हैं, ये लास्ट चार्टर था। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1757 से 1858 तक जो है कंपनी ने रूल किया। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बीच में चार्टर्स आए, बीच में कानून बने जो कि गवर्नमेंट ने दिए थे। उस कानून का ये लास्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें जो इन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है अलग अलग कर दिए। मतलब कार्यकारी फंक्शंस, कार्यकारी, जिसमें कानून बनाने वाले, लेजिस्लेटिव होता है लॉ मेकिंग, है ना, जिसमें आप लॉज बनाते हो, कानून बनाते हो कि आपकी चीजें कैसे काम करेंगी, कि आपका ट्रेड यहाँ पे होगा, आपका ट्रेड अब कैंसिल कर दिया है, आपका ट्रेड हमने बढ़ा दिया है, अब दूसरी कंपनीज भी आएंगी। इस तरह के जो भी छोटे छोटे कानून बनाए थे, ये वाले काम इन्होंने अलग कर दिए थे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काम इन्होंने अलग कर दिए थे, और विधायी काम इन्होंने अलग कर दिए थे। उनको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने वाले काम इन्होंने अलग कर दिए थे। अभी देखना, इससे पहले जो है काम सब मिक्स हो रहे थे साथ में ही, है ना, कि लॉज भी बना रहे हैं साथ में, वही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वही लॉ बना रहा है, वही उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें साथ में हो रही थी। आज के टाइम पे जो हमारे पीएम है, उनकी अपनी कैबिनेट होती है। कैबिनेट क्या होता है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं ना इसमें, कि आपका एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर अलग से आ गया, डिफेंस के मिनिस्टर अलग से आ गया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग से आ गई, कि मतलब अलग अलग चीजों को अलग अलग लीडर्स काम करेंगे और वो हेड रिपोर्ट करेंगे पीएम को, है ना। वही चीज इन्होंने क्या की, अभी यहाँ पे इन्होंने दो ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट किया। आज के टाइम पे तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि काम इजी हो जाए और काम स्मूथली चले और अच्छे से चले, पर अभी ये इनका स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन्होंने अलग कर दिया। जैसे पार्लियामेंट में आज के टाइम पे राज्यसभा, लोकसभा होता है, ये लॉ बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके पीएम आते हैं, इनका अलग काम, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना। इनके अंदर, इनके अंडर जो आते हैं ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जो कि आईएएस लगते हैं, है ना, आईपीएस लगते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ऐसे करके इनके काम डिवाइड होते हैं। अभी क्या होता है, जो पीछे इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काउंसिल बनाई थी, साथ में इन्होंने 4 मेंबर की काउंसिल भी दी थी। बस उस काउंसिल को इन्होंने कहा कि 6 मेंबर से आएंगे
गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कि इन्होंने और बढ़ा दिए 2 लोग। अब जो है 6 लोग यहाँ पे टोटल काम करेंगे। इसको एज अ मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉ बनाना, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और मिनी पार्लियामेंट भी। ठीक है, तो ये लोग कहाँ से होंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये जो है मेजर मेजर पार्ट थे जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप था और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर्स थी। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल को तो हमने पढ़ा ही था और आगरा भी इसमें ऐड हो चुका था। ठीक है, जो पिछले एक्ट में चीज कैंसिल हो गई थी कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंडियंस के लिए ओपन कंपटीशन कैंसिल हो चुका था, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इन्होंने ओपन कर दिया था। अब जो है यहाँ से इस एक्ट से जो है इंडियन लोग भी उस कंपटीशन में पार्ट ले सकते थे, मतलब हायर पोजीशन में कंपनी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी हायर रैंक्स में भी इंडियंस जा सकते थे। और ऐसे पहले इंडियन कौन थे, यूपीएससी वाले बच्चों के तो वो आइडल होते हैं, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, इस एक्ट के बाद क्या होता है, 1858 में जो है 1857 में जो है रिवोल्ट हो जाता है इंडियन का, सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं उसको, या उसे कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला था ये, वीर सावरकर जी ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इस रिवोल्ट के बाद से अब उन्होंने फिर से नाम चेंज कर दिया, है ना। तो जो इनका वॉइस रॉय की पोस्ट ऐड कर दी, जो कि इससे पहले थी, सबसे पहले गवर्नर थे, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, और इसके बाद 1857 की म्यूटिनी के बाद 1858 से जो है आपका क्राउन राज शुरू हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट अब पूरी तरह से आ जाती है, कंपनी के काम इन्होंने खत्म कर दिए थे, व्यापार को इन्होंने खत्म कर दिया कि कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब उस चीज को भी इन्होंने बिल्कुल इस एक्ट के आते आते खत्म कर दिया। जो भी है ये गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव के पास ही इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दी और एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी कि कानून भी आप बनाओगे, इम्प्लीमेंट भी आप करोगे। तो ये सब काम दे दिया गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल जो था डायरेक्ट क्राउन का आदमी था, है ना, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। अभी तक कंपनी गवर्नर जनरल को रिपोर्ट कर, धीरे धीरे इन्होंने कंपनी के काम कम कर दिए। पहले उसको ठीक है उसके राइट्स एक्नॉलेज किए कि आपके पास राइट्स हैं, उसके बाद उनके राइट्स कम करना शुरू कर दिए। और एंड में अभी जब ये रिवोल्ट हुआ तो उनको लगा कि कंपनी से चीजें बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो पा रही है, इतने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं और कंपनी ने सब चीजें खराब कर दी है। तो क्राउन को लगा कि अब हम जो है कंप्लीटली अपना राज इंट्रोड्यूस करेंगे, और उन्होंने उसी के साथ अपना रैंक भी चेंज किया। तो नाम आया वॉइस रॉय का, रैंक क्रिएट किया गया था, और पहले हमारे वॉइस रॉय बने थे रॉबर्ट क्लाइव। आज इसमें इस चार्टर में से ये दिख रहा है, इससे आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो कि जो भी हमने चीजें पढ़ी। 73 में क्या हुआ, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, सुप्रीम कोर्ट बना, प्राइवेट ट्रेड जो है प्रोहिबिट किया, स्लेवरी हमने खत्म की, और कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर 1784 में जो भी है, जो भी हमने चीजें पढ़ी उसी का ही ये रिवीजन है, आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो क्राउन रूल है 1858 का, वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए तो हमने अभी तक जो भी है पढ़ लिया। 1600 से जब से कंपनी आई, 1757 से जब से कंपनी रूल स्टार्ट होने की शुरुआत हुई, कंपनी का रूल, कंट्री का नहीं, ब्रिटेन का नहीं, अभी तक गवर्नमेंट नहीं आई है, कंपनी का रूल स्टार्ट हुआ और हमने पढ़ा 1858 तक। तो यहाँ तक हमने आज कवर किया है। 1858 के बाद से जब क्राउन रूल आता है या जब ब्रिटिश राज आता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करेंगे। इस चीज को आप रिवाइज करोगे अच्छे से, कुछ डाउट होगा आप पूछ सकते हो, उसको मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।